महाराष्ट्र में जीत तो पक्की हो गई, लेकिन इस प्रचंड जनादेश के बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनेगा कौन, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हैं ये कवरेज। आज रात 9 बजे के बाद माना जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जब तीनों दिग्गज नेता महाराष्ट्र के बैठेंगे तो अंतिम फैसला हो जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कम से कम इसकी झलकी दे ही दी थी, कहते हुए कि गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो हमें मंजूर है। साहिल जोशी हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन दोनों के पास भी चलेंगे, लेकिन अब बात एक और चेहरे की जो कि महायुति की इस प्रचंड जीत के बाद भी चर्चा में है, और वो है उद्धव ठाकरे। उधर महाविकास आघाड़ी में भी खेल जारी है। उद्धव ठाकरे सहयोगी दल से नाराज बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उद्धव महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ेंगे। आज झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में भी उद्धव गुट से कोई नेता शामिल नहीं हुआ, जिसे लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। दो राज्यों की सियासत के ये तीन रंग हैं। एक तरफ झारखंड में शपथ ग्रहण हुआ है, दूसरी तरफ दिल्ली में सीएम पद के लिए मंथन हो रहा है, तो तीसरी तरफ महाराष्ट्र में हार के बाद इंडिया के अंदर कांग्रेस के खिलाफ तकरार शुरू हो गई है। मतलब सियासत के रंग ऐसे हैं कि पूरब में इंडिया गठबंधन का जश्न सरकार है, तो पश्चिम में पनपती तकरार है। चुनावी नतीजों का हफ्ता भी नहीं गुजरा है कि उद्धव ठाकरे के नेता कहने लगे हैं कि कांग्रेस की दोस्ती का खामियाजा ही है कि महाराष्ट्र में हार का घूंट पीना पड़ रहा है। जीतने वाले भी कहते हैं कि हम ज्यादा वोट से जीत सकते थे, लेकिन कम वोट से जीते हैं, और हारने वालों ने भी जिस प्रकार, ठीक है हार जीत तो इलेक्शन में होती है, लेकिन जो सीट 2000 5000 से हार सकते हो, 50,000 60,000 40,000 वोट से हारे। तो इसलिए हमने कुछ शिव सैनिकों ने मांग रखी है कि पूरे के पूरे 288 जगह पे आने वाले समय 5 साल के बाद लड़ने की तैयारी आज से करना चाहिए। वैसे भी वहाँ वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन रहने वाला ही नहीं था, इसलिए उसमें कोई मतलब तो है नहीं। अब जब रिजल्ट आ गए, लोगों ने उनको ठुकराया है, ऐसी हालत में साथ वो रहने का संभावना कम है। तब उन्हें बीजेपी अच्छी नहीं लगती थी, आज कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, महाआघाड़ी में थे, तो आज उन्हें कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता की एक शिकायत नहीं है, वो महाराष्ट्र में आघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, तो कई वजह इसकी गिनाते हैं। उद्धव ठाकरे के शिवसैनिक कहते हैं कि चुनाव तक कांग्रेस सीट बंटवारे में उलझी रही, कांग्रेस ने जबरन ज्यादा सीटें ले ली, कांग्रेस ने सहयोगी दलों को दबाव में रखा, कांग्रेस की वजह से हार का अंतर बढ़ा। वरना लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाला इंडिया गठबंधन विधानसभा में चारों खाने चित नहीं होता। लोकसभा के बाद जहां जहां इलेक्शन हुई, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सत्य है। फिर तुम हरियाणा में भी देखो, तुम जम्मू कश्मीर में भी देखो, और तुम महाराष्ट्र में भी देखो। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। ये देखिए, ये महाविकास आघाड़ी जो बनी थी वो सत्ता के लालच के लिए ही वो बनी थी, कोई विचारधारा का उनका मेल नहीं था। महाराष्ट्र की हार के बाद एक तरफ उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों की ओर से कांग्रेस से दूर होने का दबाव है, तो संजय राउत अब भी कांग्रेस से दोस्ती बरकरार रखने की दलीलें देते दिखते हैं। खबरें हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में, और हमें अच्छा कामयाबी मिली, तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। क्या बचा है महाविनाश आघाड़ी का, जो उद्धव ठाकरे छोड़े अभी या नहीं छोड़े। लोगों ने उनको नकारा क्योंकि वो अपने विचारधारा को खो बैठे सत्ता के मोह माया के लिए। हालांकि आंकड़े भी यही इशारा करते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की दोस्ती से कम उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें ली, 101 सीटें लड़कर सिर्फ 16 जीती, और स्ट्राइक रेट रही 16%। शिवसेना उद्धव को 95 सीटें मिली थी, वो 20 जीती, स्ट्राइक रेट रही 21%। और एनसीपी शरद पवार को 86 सीटें दी गई थी, जिसमें 10 जीती और स्ट्राइक रेट रही 12%। 4 महीने पहले जिस महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का बोलबाला था, वहां आखिर ये हाल क्यों हुआ। कांग्रेस भी परेशान है।
ईवीएम जैसी दलील कांग्रेस के अंदर खाने दिल बहलाने के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो हालत इंडिया गठबंधन की हुई है, उसके बाद राज्य में अघाड़ी के भविष्य पर शंका के बादल घने होते दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। देखिए, चुनाव में एक बात तय है कि जो पक्ष जीतता है वो सिकंदर कहलाता है और जो हारता है उस तरफ कई सारे पंचिंग बैग्स खोजे जाते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईवीएम को लेकर बैलेट पेपर यात्रा की शुरुआत की बात राहुल गांधी अभी से कर रहे हैं, तो साहिल दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ते तो मामला कुछ और होता। इस दावे में आपको कितना दम दिखता है? कई लोग ये मानते हैं कि सीट बंटवारे को लेकर 2 महीने पहले तक फुटबॉल चलती रही, सिर्फ फुटबॉल, और फिर खींचतान चुनावों तक बरकरार रहा। कोई भी चुनाव आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। एवरी इलेक्शन हैज टू बी फॉट। आपको लड़ना पड़ता है चुनाव। देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी ठंडी पड़ गई थी और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब देखिए, ये हम कह सकते हैं कि भाई अब चुनाव हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, तो ये आफ्टर थॉट है एक तरीके से कि भाई ऐसा होता तो ये हो जाता। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं लोग ये देख रहे थे कि भाई आपका नेता कौन बनेगा। जिस तरीके से डिसिसिव मैंडेट महायुति के पास दिया है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई ये लोग, इनका नेता क्लियर हो सकता है और ये स्टेबल गवर्नमेंट चला सकते हैं। वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी प्रॉमिस लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। और ऐसे में उद्धव ठाकरे पहले भी कह रहे थे कि भाई आप जो भी है डिसाइड करो, एक फैसला ले लो कि कौन नेता बनेगा, ताकि ये रिबेल्स और ये सारी चीज के झंझट से हम छूट जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। आज की स्थिति में शिवसेना की तरफ से, शिवसेना यूबीटी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस ने बात नहीं मानी। हर जगह पे, झारखंड में हेमंत सोरेन का नाम क्लियर था, वहां पर वो जीत गए। जम्मू कश्मीर में वहां पर उमर अब्दुल्ला का नाम क्लियर था, इंडिया अलायंस वहां पर जीत गई। सिर्फ महाराष्ट्र में इस बारे में कांग्रेस या एनसीपी एसपी की तरफ से कोई क्लियर सपोर्ट उस बारे में नहीं मिल पाया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब उद्धव ठाकरे का नाम डिक्लेयर भी करते तब भी जो प्रदर्शन आज की स्थिति में महाविकास आघाड़ी का हम देख रहे हैं, वो सुधर कर कहां तक पहुंच जाता ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शायद कैंपेन थोड़ा अलग तरीके से चलता, चीजें थोड़ी अलग तरीके से चलती, जो भी प्रॉमिस वादे जो किए गए उसके सामने एक चेहरा रहता। ये बात तो हमको माननी पड़ेगी, ये बात तो हमको देखनी पड़ेगी। अंजना। आशुतोष, जल्दी से आपके पास आते हुए, आशुतोष जी देखिए, खिचड़ी पक रही थी महाराष्ट्र में। अगर हम देखें 2000 मतलब ये पिछले पूरे 5 साल में देखिए आप, 22 आते आते इसका गोभी उसकी खिचड़ी में, उसका धनिया इसकी खिचड़ी में, मतलब जो तमाशा मचा हुआ था। ऐसे में जनता कह रही थी भाई हमें एक स्टेबल सरकार दो, हमको चाहिए शांति, अब हमारा कंफ्यूजन खत्म करो, हमारा मतलब जिसको मुंबईया भाषा कहते हैं सिर्फ भेजे का भरता बन गया है। क्या यही फैक्टर रहा कि इधर एक स्टेबिलिटी लोगों को दिखी? कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब बात की बातें हैं, असल फैसले तो यहाँ पर लाड़की बहन योजना और वहां पर मैया योजना की वजह से महाराष्ट्र और झारखंड में आया। देखिए, जिंदगी में और खेल में और चुनाव में जो जीता वही सिकंदर, जो जीत गया वो सिकंदर है। अभी 23 तारीख के पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें हर आदमी कह रहा था यार क्या स्ट्रेटेजी थी महाविकास आघाड़ी की, देखो भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा दिया, 28 सीटों पे चुनाव लड़े, 9 पे जीते, उनका स्ट्राइक रेट तो 5वें नंबर पे था। लेकिन विधानसभा के चुनाव में आते ही पूरा नजारा पूरी तरीके से पलट गया। देखिए, अगर दोनों तरफ देखें तो कंफ्यूजन दोनों तरफ बराबर था। शिंदे ग्रुप के लोग ये कह रहे थे कि हमें तो उल्टी आती है, हम अजीत पवार गुट के साथ क्यों बैठे हुए हैं। पूरी बीजेपी में इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम थी कि भाई अजीत पवार तो एक लायबिलिटी है, भ्रष्टाचारी के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो उसको लेके अखबारों में भी लिखा जा रहा था, उनके कार्यकर्ता ग्राउंड पर भी बोल रहे थे। लेकिन अब जीत गए तो सब कुछ बहुत बेहतर है। यहाँ सवाल इसी बात को लेकर ये है कि जो गैप है वो करीब 14.5% का गैप है। ये समझने की जरूरत है कि 14.5% का गैप क्यों है। मैंने तो बहुत ध्यान से सीएसडीएस का सर्वे देखा है, उसमें जो लाड़की बहन योजना की वजह से महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा वो 3% बढ़ा है। तो 3% बढ़ा है तो 14% नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। क्या उद्धव ठाकरे को सिर्फ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देते तब अघाड़ी जीत पाती? मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। क्या कुछ और होता? विनोद जी आपको, ठीक है विनोद जी, आपको ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे का चेहरा सामने रखते तो फाइट माफ कीजिएगा बेटर होती? नहीं, मुझे लगता है मेरी राय थोड़ी आशुतोष से मुख्तलिफ है इस मामले में। जिस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे याद कीजिए दिल्ली आए थे, वो सोनिया गांधी से मिले थे, राहुल गांधी से मिले थे, खड़गे जी से मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए और सीटों को बंटवारा कर लिया जाए। अगर उस वक्त
ये दोनों बातें बैठ करके आघाड़ी के नेता कर लेते तो एक तो पहले कैंपेन उनका जल्दी शुरू हो जाता, उनके वर्कर्स का कंफ्यूजन दूर हो जाता, और तीसरा जो महाराष्ट्र अस्मिता बनाम दिल्ली की गद्दी की लड़ाई जो महाराष्ट्र का नैरेटिव बन सकता था वो उद्धव ठाकरे ही बना सकते थे। शरद पवार की उम्र ऐसी थी कि वो चेहरा नहीं बन सकते थे और एनसीपी में कोई दूसरा नेता था नहीं। कांग्रेस में नाना पटोले थे, लेकिन नाना पटोले उस तरह पैन महाराष्ट्र में उतने पॉपुलर नहीं है। उद्धव ठाकरे एक पैन महाराष्ट्र चेहरा हो सकते थे और ये बात सही है, बाकी योजनाओं का असर पड़ता है। उधर से भले ही शिंदे को घोषित न किया गया हो, लेकिन शिंदे इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे और एक उम्मीद थी कि शिंदे हो सकता चीफ मिनिस्टर बने या ना भी बने तो शिंदे एक लीडर के रूप में वहां काम कर रहे थे। तो शिंदे बनाम उद्धव का अगर चुनाव हो जाता, जो कि नहीं बना पाई आघाड़ी, तो शायद परिणाम थोड़ा सा अलग होते। मैं नहीं कह रहा आघाड़ी की सरकार बन जाती, लेकिन लड़ाई फिर ज्यादा कांटे की होती, ज्यादा धारदार कैंपेन होता। आपको भी ऐसा लगता है साहिल? नहीं, देखिए कैंपेन तो उनका बेटर होता। अगर उद्धव ठाकरे को नेता घोषित करते या नेता डिसाइड करते तो कैंपेन तो डेफिनेटली बेहतर होता, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में आशुतोष जो कह रहे हैं वो बात सही है ना, कि इतना बड़ा जो वोट परसेंटेज का गैप दोनों के बीच में दिख रहा है, महाविकास आघाड़ी महायुति, तो इसके अलावा भी कोई सारी चीजें थी। हालांकि देखिए कई बार नेता के नाम पर वोट यहां से वहां टर्न होते हैं, ये हमने भी देखा हुआ है। कुछ तो 4 महीने में ऐसा हुआ है कि जिसके वजह से महायुति ने ये सारी चीजें स्वीप की है। ये बात भी तो देखनी पड़ेगी। लाडली बहना का इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं है, ये बात तो एकदम क्लियरली वहां पर दिख रहा है। लेकिन जो क्लैरिटी उनके वोटरों के पास जाती, वो क्लैरिटी देने में महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं असफल हुई है। वो क्लैरिटी लीडरशिप से आ पाती, जो लीडरशिप वो नहीं दे पाए, ये बात भी उतनी सही है। आशुतोष, आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए। नहीं, मैंने जो अभी डेटा देखा जिसको साहिल जिसको इशारा कर रहे थे, देखिए जब बीजेपी और शिवसेना साथ थी तब पिछले 2019 के चुनाव में उनका जो वोट परसेंट था वो तकरीबन 42% के आसपास था, लेकिन इस बार 49%। तो जुड़ा क्या? उसमें जुड़ा है दरअसल अजीत पवार का 9% और थोड़ा सा जो शिवसेना का जो 16% था वो घट के 12% हुआ। यानी अजीत पवार का क्या कोई डिसाइडिंग फैक्टर हो गया इस पूरे चुनाव में, जिसकी वजह से पूरा चुनाव पलट गया? ये एक चीज है जो स्टडी करने लायक है। अन्यथा मुझे नहीं लगता था कि कोई बीजेपी के वोट से कोई जबरदस्त तरीके से बदलाव, सिर्फ 0.70% का बदलाव हुआ है। शिवसेना का जो शिंदे ग्रुप का है उसमें करीब 3 या 4% का ड्रॉप, अगर आप उसको शिवसेना से कंपेयर करें। एड जो हुआ वो अजीत पवार का 9% के आसपास हुआ। तो क्या अजीत पवार वाज द डार्क हार्स, वाज द एक्स फैक्टर फॉर द महायुति? हालांकि जब सारे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर ऐसे में मतलब आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट वाला मामला हो जाता है। जल्दी से बोलिए, जल्दी। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि अजीत पवार जो मुस्लिम वोटों का बाइफर्केशन है, अगर आप सीएसडीएस की बात करें तो संजय कुमार जी ने खुद इस बात को कहा था कि 22-23% मुस्लिम वोट जो है वो महायुति को मिला है, यानी अजीत पवार को मिला है। स्ट्रैटेजी देखिए ना, स्ट्रैटेजी देखिए ना, बहुत हर कदम पर जो स्ट्रैटेजी चली गई कि अगर अजीत पवार को हिंदू मुस्लिम दोनों वोट चाहिए तो वो अपना अलग कह रहे हैं कि भाई ये नारा हमें पसंद नहीं है, पोस्चरिंग कर रहे हैं। नवाब मलिक को टिकट दे रहे हैं और नवाब मलिक को टिकट दे रहे हैं नाराजगी के बावजूद। 5 उम्मीदवार, अगर मुझे सही याद है, 5 उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। भाई सना मलिक, नवाब मलिक, वो क्या कहते हैं बाबा सिद्दीकी का बेटा जीशान सिद्दीकी। जी बिल्कुल। और उसमें अंजना ये बात भी तो देखनी है ना, ताकि मुस्लिम लोकसभा की रणनीति थी वो कामयाब हो गई। 22% गया अदर्स को, 55% गया आघाड़ी को और 23% सीएसडीएस का आंकड़ा। साहिल, देखिए लोकसभा में जिस तरीके से एक जैसा मतदान किया गया, एक जैसा मतदान किया गया, फिर दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, सब लोगों ने एक तरफा मतदान किया महाविकास आघाड़ी की तरफ। लेकिन विधानसभा की चीजें बदल जाती है। विधानसभा में वो सारा वोट अपने ओरिजिनल लोगों के पास चले गए। यानी एमआईएम का जहां पर कैंडिडेट था वहां एमआईएम को कर दिया, समाजवादी पार्टी ने कई जगह पर बगावत की थी वहां पर उनको चला गया, कई छोटी छोटी जगह पर। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अपने जो चंद्रशेखर आजाद है उनकी पार्टी ने भी विदर्भ में कैंडिडेट खड़े किए थे, उनको 1-2 सीटों पर ऑलमोस्ट इक्वल यानी मुस्लिम कैंडिडेट्स को कांग्रेस के इतने वोट पड़े। तो ये भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोगों ने लोकसभा में एक जैसा मतदान किया, महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़े हो गए,
वो विधानसभा के वक्त अपने पुराने लोगों के पास चले गए। देखिए शादी जब होती है ना घर में, तब दोस्तों की गाड़ियां मंगवाई जाती है। शादी खत्म होने के बाद वो गाड़ियां वापस भेज देते हैं कि भाई अभी नहीं चाहिए हमको। विधानसभा में शायद इसी तरीके से हुआ है, एक एक करके लोग अपने अपने जगह पे वापस चले गए और ये लोग सोचते रहे कि भाई शादी अभी भी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है विधानसभा में। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। बड़ा पाव में कौन सा पाव चाहिए और कौन सा बड़ा बीच में चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन जनता ने बना लिया है। बस अब ये तय होना है कि सीएम कौन और 2 डिप्टी सीएम कौन। बहुत धन्यवाद आपका साहिल जोशी, हमारे सहयोगी विनोद अग्निहोत्री जी आपका जुड़ने के लिए, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर आज तक की लगातार बने रहेगी क्योंकि आज फैसले की घड़ी है, फैसले का दिन है। 9 बजे ये बैठक गृहमंत्री अमित शाह के साथ होने वाली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा।